एमपीपीटी टेक्निक्स के बारे में भी, बेसिक कन्वेंशनल टेक्निक या क्लासिकल टेक्निक्स, जिनमें हमने फ्रैक्शनल ओपन सर्किट, फ्रैक्शनल शॉर्ट सर्किट, और फिर उसके बाद परटर्ब एंड ऑब्जर्व मेथड, और आखिरी जो है इंक्रीमेंटल कंडक्टेंस, ये चारों टेक्निक्स हमने पढ़ ली। उसके बाद एडवांस टेक्निक्स में हमने बेसिक्स समझी, पार्टिकल स्वार्म ऑप्टिमाइजेशन की, आंट कॉलोनी ऑप्टिमाइजेशन की, उसके बाद जेनेटिक एल्गोरिदम की समझी, और उसके बाद जो मेरे अपने पेपर थे, जिस तरह जनरलाइज पैटर्न सर्च हो गया, और ये जो पेपर है सेल्फ स्वार्म और ग्रास ऊपर और ग्रे वुल्फ ऑप्टिमाइजेशन, इन टेक्निक्स को थोड़ा बहुत ऊपर से देखा, और इनसे रेलिवेंट आपने बेसिक लेवल के अंडरस्टैंडिंग आपने ले भी ली। अब हमने देखना है कि जो एमपीपीटी एल्गोरिदम है, जब हम सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करते हैं तो ये किस तरह वर्क करता है, यानी कि इसका जो परफॉर्मेंस मैकेनिज्म है, उसके लिए कौन सा सिग्नल चाहिए, और उस सिग्नल को किस तरह ऑल्टर करके हम यूज करते हैं अपने रिक्वायर्ड आउटपुट को लेने के लिए। अगर आप बेसिक स्ट्रक्चर में देखो, हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर है पीवी का। यहाँ पे अगर आप देखो तो ये सिंपल पीवी पैनल है, जिसको हम करंट सोर्स के तौर पे लेते हैं, और ये आगे डीसी टू डीसी कन्वर्टर लगा हुआ है, आगे इन्वर्टर लगा हुआ है, और ग्रिड लगा हुआ है। क्या इस सर्किट में किसी को कंफ्यूजन है, क्लैरिटी है? अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। नो सर, ठीक है। क्लियर है, कोई मसला तो नहीं है? नो सर। अब जब हम एमपीपीटी को ट्रैक कर रहे होते हैं, मैं लेज़र ऑन करता हूँ, ये एमपीपीटी को जब हम ट्रैक कर रहे होते हैं तो फिजिकली तौर पे दो प्रोसीजर हैं एमपीपीटी को ट्रैक करने के। एक प्रोसीजर ये है कि हम रियल टाइम वैल्यूज़ को एडजस्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारा एमपीपीटी किधर है। जब हम क्लासिकल एल्गोरिदम्स यूज़ करते हैं, उसके अंदर हम बेसिकली क्या करते हैं कि सबसे पहले आईवी कर्व को ट्रेस करते हैं, और आईवी कर्व को ट्रेस करने के बाद फिर हम कोई एमपीपीटी पॉइंट निकालते हैं, और उस एमपीपीटी पॉइंट पे सिस्टम को ट्रिगर कर देते हैं। जब हम क्लासिकल पे नहीं जाते और हम इस पे जाते हैं, क्या नाम है, ये जो जनरल टेक्निक्स हैं, जिस तरह हमारे पास आइटरेटिव मेथड है, पार्टिकल स्वार्म ऑप्टिमाइजेशन, जेनेटिक एल्गोरिथम है, इसके अंदर क्या करते हैं, हम रियल टाइम में वोल्टेज और करंट की वैल्यूज को चेंज करते हैं और पीक को ढूंढ रहे होते हैं। ये दो अलग अलग चीजें हैं, कुछ समझ लगी? एक टेक्निक मैंने आपको बताई कि पहले आईवी कर्व ट्रेस करेंगे, और आईवी कर्व ट्रेस करने के बाद हम ढूंढेंगे कि पीक किधर है, और जिधर पीक है उधर सिस्टम को इंटीग्रेट कर देंगे, सिस्टम को कहेंगे भाई ये पीक है और इधर आ जाए। ये बात समझ लगी? यस सर। समझ लगी? थोड़ा सा एक्सप्लेन करो मैंने क्या कहा। जी तलहा। सर आपने ये पहना, पीवी के आगे इनपुट लगी हुई है, उसके आगे हमारे पास कन्वर्टर लगा हुआ है। तो जब हम पीक उसको कर रहे हैं, हमारे पास ड्यूटी साइकिल जब एडजस्ट करेंगे, हमारे पास एक तो तरीका नहीं, आएगा ये कि नहीं मैं बात कर रहा, मैं ये नहीं बात कर रहा, मैंने कहा दो टेक्निक्स हैं। एक टेक्निक ये है कि पहले आईवी कर्व हम बना लेते हैं पीवी का, और फिर उस आईवी कर्व में पीक ढूंढ रहे होते हैं। एक जनरल चीज देखो, ये आईवी कर्व बना हुआ है आपके सामने, ये आईवी कर्व बना हुआ है, नजर आ रहा है? यस सर। ये उसके अंदर ये उसकी पीक है। अब आईवी कर्व हमने बनाना है तो हमें कोई मैकेनिज्म चाहिए कि ये जो आईवी कर्व पूरा बनेगा या पीवी कर्व बनेगा, और उसकी ये पीक आएगी, ये जो पीक आ रही है, इस पीक को हम ट्रैक कर लें। यानी कि सबसे पहले हम क्या करें कि सिस्टम से कहें कि भाई आईवी कर्व बना दे। जब सिस्टम आईवी कर्व बना दे तो ऑटोमेटिकली उस आईवी कर्व जब मेरे सिस्टम या मेमोरी में स्टोर होगा, उस मेमोरी के अंदर ही हम देख लें कि भाई मैक्सिमम पीक किस वोल्टेज पे है, या मैक्सिमम पीक किस करंट पे, और उस वोल्टेज या उस करंट को मैं सिस्टम को कहूं कि भाई फोर्स करके सिस्टम उस वोल्टेज पे चला जाए। ये एक पॉसिबिलिटी है। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि मैं रियल टाइम पे वोल्टेज करंट की वैल्यू को चेंज करता रहूं, और देखता रहूं कि भाई करंट वैल्यू क्या है, क्या ये वैल्यू बढ़ रही है या कम हो रही है। अगर ये बढ़ रही है तो स्टेप को रिपीट करता रहूं, अगर कम हो रही है तो स्टेप को रिपीट ना करूं। तो ये दो मेथडोलॉजी है। अब आपको समझ लगी मैं क्या कह रहा हूं? यस सर। क्या दोबारा रिपीट करो। सर एक तो दो आपने मैकेनिज्म बताए हैं। एक के अंदर तो हमारे पास जो है जो पीवी कर्व है या आईवी कर्व है वो हम पहले बना लेंगे, और उसके लिहाज से हम उसकी जो पावर जो हमारे पास वैल्यू आएगी, फिर हम उसमें से देखेंगे हमारे पास पॉइंट कौन सा आ रहा है मैक्सिमम। और दूसरा मेथड ये है कि हमारे पास जो है ना वैल्यूज़ हम मैन्युअली टैग करें कि हमारे पास अगर वैल्यू ज़्यादा आ जाए पीवी की वोल्टेज, और तो प्लस कर दे उसके अंदर ड्यूटी साइकिल।
हाँ, दूसरी मेथडोलॉजी उसे कहते हैं रियल टाइम चेंज करता रहे सिस्टम को, और रियल टाइम चेंज करके ट्रेस करता रहे। अब अगर मैंने आईवी कर्व या चला अपना माइक ऑफ करो। अब अगर हमने आईवी या पीवी कर्व को ट्रेस करना है तो हमें बेसिक मैक्सिमम उसको ट्रैक करना है। हाँ, चला अपना माइक ऑफ कर दो। अब हमने जब आईवी या पीवी कर्व को ट्रेस करना है तो उसका मेथडोलॉजी क्या होता है कि हम ना एक सर्किट बना लेते हैं, और वो सर्किट किस तरह हम बनाते हैं कि हम एक दो स्विचेस लगा देते हैं। एक ये स्विच लगाया जिसको हमने कह दिया S1, और दूसरा स्विच लगाया जिसको हमने कह दिया S2। ये जो S2 है इसके साथ एक कैपेसिटर लगाया, और उस कैपेसिटर के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा दी, और उस रेजिस्टेंस के साथ एक और स्विच लगा दिया, उसे हमने कह दिया है S3। ये बेसिक मैकेनिज्म हमने परफॉर्म की। अब होगा क्या कि जब मैंने करंट को ट्रेस करना है, अगर मैंने आईवी कर्व को ट्रेस करना है, तो आपको याद होगा जब मैंने आपको कहा था कि ये एक, मैंने लेक्चर के अंदर जब हम फिजिकल लेक्चर ले रहे थे तो हमने ये बात की थी जो कैपेसिटर है ये किस तरह बिहेव करता है। कैपेसिटर का अगर बेसिक फार्मूला निकालूं तो कैपेसिटर XC इज इक्वल टू क्या है, 1/2 पाई FC। यही है कैपेसिटर का फॉर्मूला, सही है ना। आप ये देखो कि यस जब सर। हमने एक स्विच को ऑफ किया, एक स्विच को ऑफ किया मतलब ओपन सर्किट छोड़ा हुआ है, तो कैपेसिटर के पास कोई वैल्यू नहीं जा रही। और जैसे ही स्विच को ऑन किया तो एकदम जब कैपेसिटर पे सप्लाई जाएगी तो वो जो सप्लाई होगी वो एक टाइम पे इन्फिनिटी फ्रीक्वेंसी अपीयर करवाएगी। जब इन्फिनिटी फ्रीक्वेंसी अपीयर कराएगी तो कैपेसिटर इटसेल्फ शॉर्ट सर्किट के तौर पे बिहेव करेगा, और एक सर्टेन टाइम के बाद कैपेसिटर ओपन सर्किट के तौर पे बिहेव करेगा। तो जो टाइम पीरियड है जिस टाइम पे मेरा कैपेसिटर शॉर्ट से ओपन पे जा रहा है, उस टाइम पे मेरा कैपेसिटर क्या करेगा, एक ग्राफ ड्रॉ करेगा। वो ग्राफ क्या होगा, वो ग्राफ क्या होगा कि आई शॉर्ट सर्किट करंट, सबसे पहले आई शॉर्ट सर्किट करंट ड्रॉ करेगा, और आहिस्ता आहिस्ता करते करते वी ओपन सर्किट तक जाएगा। ये मैकेनिज्म इसका बनेगा। ये क्लैरिटी होती है कि नहीं? हाँ जी। सर अब ये आप यहाँ पे, इसके चार्ज और डिस्चार्ज साइकिल की बात कर रहे हाँ, हैं? चार्ज और डिस्चार्ज साइकिल की बात कर रहे हैं। हम लोग कर क्या रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि हम कैपेसिटर की चार्जिंग डिस्चार्जिंग से हम चीज को फाइंड आउट क्या करें कि हम ये देखें कि भाई हमारे पास आईवी कर्व बन जाए या पीवी कर्व बन जाए, और उसकी उस पीवी आईवी कर्व की बेस पे हम ट्रैक कर लें। तो जो चार्जिंग डिस्चार्जिंग हमने की उसके लिए हमने जो मैकेनिज्म अडॉप्ट किया वो ये किया कि हमने ये तीन स्विचेस लगाए, S1 S2 और S3। और इनिशियली हमने क्या किया, जो S1 स्विच है उसको ऑन कर दिया, और सिस्टम क्या था, डीसी टू डीसी कन्वर्टर और इन्वर्टर पे डायरेक्टली इनपुट चला गया, यानी कि S2 और S3 ऑफ कर दिया। इनिशियली हमने ये किया। अब जहां पे हमें एमपीपीटी ट्रैकिंग चाहिए उस जगह पे हमने S1 को ओपन कर दिया, यानी कि आगे डीसी टू डीसी कन्वर्टर पे कोई सप्लाई नहीं जा रही। अब कन्वर्टर पे आगे अगर कोई सप्लाई नहीं जा रही तो एसी ग्रिड पे भी कोई सप्लाई नहीं जा रही। लेकिन चीज क्या है कि अगर आप देखो तो इस सारे सिस्टम के इनपुट वाली साइड पे कैपेसिटर लगा हुआ है, यानी कि डीसी टू डीसी कन्वर्टर के इनपुट पे भी कैपेसिटर लगा हुआ है, और डीसी टू डीसी कन्वर्टर के आउटपुट पे भी कैपेसिटर लगा हुआ है। जो डीसी टू डीसी कन्वर्टर के इनपुट पे कैपेसिटर लगा हुआ है, अगर ये S1 क्लोज होता है तो एक सर्टेन टाइम के बाद ये कैपेसिटर चार्ज हो जाता है। अगर ये कैपेसिटर चार्ज हो गया तो, और अब ये कैपेसिटर चार्ज का हमें कब फायदा है कि जब हमने S1 को ओपन किया, S1 को ओपन किया, पीछे से पीवी पैनल की इनपुट डीसी टू डीसी कन्वर्टर पे नहीं जा रही, तो जो सप्लाई जा रही है वो इस कैपेसिटर की चार्जिंग से सप्लाई जा रही है। जितनी देर तक ये कैपेसिटर चार्ज है उतनी देर तक सप्लाई डीसी टू डीसी कन्वर्टर पे जा रही। अच्छा, यहां पे अगर आप देखो S1 अगर ओपन है, नीचे हमारे पास S2 है, और S2 के साथ ये कैपेसिटर लगा हुआ है। सॉरी, ये जो कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर अगर मैं S2 को कनेक्ट कर देता हूं, ये कैपेसिटर बेसिकली चार्ज होना शुरू हो जाएगा। और ये कैपेसिटर जो चार्ज है इसका करंट और वोल्टेज जो हम मैयर करेंगे वो इसका शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट वोल्टेज हमें मैयर कर देगा, यानी कि शॉर्ट सर्किट करंट और ओपन सर्किट वोल्टेज। यानी कि S2 को हम कनेक्ट करेंगे एक सर्टेन टाइम के लिए, और S2 को कनेक्ट करने के बाद ये कैपेसिटर चार्ज होगा, और जितनी देर में चार्ज होगा उतनी देर में ये PV और IV कर्व हमें बना देगा।
उसके बाद हम क्या करेंगे, दोबारा S1 को कनेक्ट कर देंगे और S1 को कनेक्ट करने के बाद डीसी टू डीसी कन्वर्टर पे सप्लाई जाना शुरू हो जाए और ये S2 को ओपन कर देंगे ताकि इस कैपेसिटर को अब सप्लाई ना जाए। और इस कैपेसिटर को डिस्चार्ज करने के लिए हमने S3 को कनेक्ट कर देंगे और S3 कनेक्ट करने से ये होगा कि ये जो कैपेसिटर है ये कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाएगा। ये बात कुछ समझ लगी मैंने क्या कहा? सर ये कैपेसिटर सीरीज में लगाया हुआ आपने, इसको पैरेलल में नहीं लगेगा इसकी? कौन सा कैपेसिटर सीरीज में लगाया था? ये सी लिखा हुआ यहाँ पे, ये नहीं बेटा, दो कैपेसिटर हैं, एक ये डीसी टू डीसी कन्वर्टर के साथ एक कैपेसिटर लगा हुआ है जिसको सी इन कह रहे हैं और एक ये कैपेसिटर लगा हुआ है, इसको ये कैपेसिटर जो है डीसी टू डीसी कन्वर्टर से पहले लगा हुआ है। इस कैपेसिटर की बात कर रहे हो आप? यस। हाँ, तो ये कैपेसिटर बेसिकली सिस्टम के साथ अटैच नहीं है। जब हमें आईवी या पीवी कर्व ट्रेस करना है तब हम इसको सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करेंगे, अदरवाइज ये सिस्टम से ओपन ही है। सर लेकिन जब हम ट्रैक कर रहे हैं, फर्स्ट करें S1 ओपन है हमारे पास और S2 से हम S1 से हम चार्ज कर रहे हैं, वो सी इन वाले कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हैं। हाँ, S1 जब हमारे पास कनेक्टेड है यानी कि S1 क्लोज है तो सी इन भी कैपेसिटर चार्ज हो रहा है और आगे डीसी टू डीसी कन्वर्टर सिस्टम को सप्लाई भी दे रहा है। समझ लगी बात? अब अगर S1 ओपन हो गया, तो जो सी इन है वो डायरेक्टली सप्लाई डीसी टू डीसी कन्वर्टर को दे रहा है और उतनी देर में हमने S2 को कनेक्ट किया और ये जो सी कैपेसिटर है ये चार्ज होना शुरू हो गया और ये जो कैपेसिटर चार्ज हुआ इससे मैंने पीवी कर्व या आईवी कर्व बना लिया और जैसे ही ये कैपेसिटर फुल चार्ज हो गया तो मैंने क्या किया, S2 को ओपन कर दिया और S1 को दोबारा क्लोज करके आगे सिस्टम के साथ फिर दोबारा इंटीग्रेट कर दिया। और इस सी कैपेसिटर को डिस्चार्ज करने के लिए मैंने एक रेजिस्टेंस लगाई पैरेलल में और वो रेजिस्टेंस जैसे ही S3 को कनेक्ट किया तो ये जो S3 को कनेक्ट करने से ये जो C है ये C बेसिकली डिस्चार्ज हो जाता है। ये क्लैरिटी हुई? यस सर। अब चीज क्या है कि मेरे जो पीवी पैनल है इसको मैंने इंटीग्रेट किया हुआ है डीसी टू डीसी कन्वर्टर के साथ, लेकिन चीज क्या है कि इस डीसी टू डीसी कन्वर्टर को हमने बनाया हुआ है प्रोग्रामेबल, यानी कि ये जो डीसी टू डीसी कन्वर्टर है अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट ये अपने आउटपुट को बदलेगा। और वो क्यों बदल रहा है वो आपको याद होगा कि हमने कहा जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के इक्वल करना है और इंटरनल को एक्सटर्नल के इक्वल करने के लिए एक ही तरीका है कि हम डीसी टू डीसी कन्वर्टर के थ्रू इसको मैच करें। और डीसी टू डीसी कन्वर्टर के थ्रू मैच करने का जो तरीका है वो ये है कि हम वोल्टेज और करंट को मेजर करेंगे। अपने पीवी पैनल का वोल्टेज सेंसर से मेजर करेंगे और पीवी पैनल का करंट सेंसर से मेजर करेंगे। और ये जो वोल्टेज और करंट है आगे ए टू डी कन्वर्टर लगेगा और ए टू डी कन्वर्टर जो है, हरी बेटा ये दरवाजा बंद कर दो। अच्छा, ये जो ए टू डी कन्वर्टर है ये ए टू डी कन्वर्टर आगे एमपीपीटी एल्गोरिदम की तरफ जाएगा। एमपीपीटी एल्गोरिदम इधर से देखेगा भी पीक किधर आ रही है इस वोल्टेज और करंट की बेस पे और जो इसने कर्व ट्रेस किया है इसकी बेस पे ये पीक को ढूंढेगा और पीक को ढूंढने के बाद एक ड्यूटी साइकिल डी का सिग्नल देगा और वो जो ड्यूटी साइकिल डी का सिग्नल होगा वो पीडब्ल्यूएम से गुजरेगा और पीडब्ल्यूएम क्या करेगा, एक पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन करके देगा जिसे डी मॉड्यूलेशन भी कहते हैं और वो आउटपुट पे डीसी टू डीसी कन्वर्टर के अंदर चली जाएगी और डीसी टू डीसी कन्वर्टर उसके अकॉर्डिंगली वोल्टेज को एडजस्ट कर देगा, वो वोल्टेज आगे इन्वर्टर वाली साइड पे चले जाएगी। ये क्लैरिटी हुई आपकी? यस सर। सही है। तो पीछे जो कैपेसिटर है ये जो आईवी कर्व के लिए ये आप आईवी कर्व ट्रेस करने के लिए यानी ये इसको जब स्विच S2 ऑन करेंगे तो उस टाइम पे ये शॉर्ट सर्किट के तौर पे बिहेव करेगा और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब फुल चार्ज होगा ओपन सर्किट हो जाएगा तो ये पूरा कर्व इस तरह ट्रेस होगा। हाँ जी, बिल्कुल इसी तरह, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। सही है। और अब अगर आप देखो कि अगर मैंने ट्रेसिंग करनी है, ये आपके पास आ गया, ये आपके पास आईवी कर्व आ गया और उसके बाद हमने क्या है कि भाई ये जो आईवी कर्व ये यानी कि ये जो सिंपल स्कैनिंग हो गई है यानी कि कैपेसिटर की स्कैनिंग और स्कैनिंग के बाद हमें एक कर्व मिल गया जितने भी टाइम पीरियड में मिला है। उसके बाद क्या है कि अगर मैं चेंज इन वोल्टेज लेके आता हूँ यानी कि स्टेप वाइज चेंज इन वोल्टेज लेके आता हूँ तो ऑटोमेटिकली चेंज इन वोल्टेज के अकॉर्डिंगली एक सर्टन स्टेप्स के बाद जो है ना हमें पीक नजर आना शुरू हो जाएगी कि भाई ये वाली पीक है और इस पीक पे मैंने अपने सिस्टम या ड्यूटी साइकिल को एडजस्ट करना है और उस ड्यूटी साइकिल को एडजस्ट करने की बेस पे हम पीडब्ल्यूएम सिग्नल जनरेट करेंगे और वो पीडब्ल्यूएम सिग्नल मैं डीसी टू डीसी कन्वर्टर को दे दूंगा।
अच्छा, इसके बाद अगर डीसी टू डीसी कन्वर्टर के आउटपुट में देखें तो एक कैपेसिटर लगा हुआ है और कैपेसिटर के बाद एक इन्वर्टर लगा हुआ है। अगर सप्लाई कहीं से डीसी टू डीसी कन्वर्टर की डिस्कनेक्ट होती है, जो कैपेसिटर है ये थोड़ी देर के लिए आपको सप्लाई इस इन्वर्टर को भी देगा। अलबत्ता इस इन्वर्टर का अपना एक कंट्रोल यूनिट है और ये इसका कंट्रोल यूनिट का काम ये है कि जो ग्रिड की फ्रीक्वेंसी, वोल्टेज और फेज आ रहा है उसके अकॉर्डिंगली इन्वर्टर की वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी और फेज को जनरेट करता है ताकि एसी ग्रिड के साथ आपस में सिंक्रोनाइज हो जाए। तो ये जो इन्वर्टर है इसके अपना कंट्रोल मैकेनिज्म, कंट्रोल स्ट्रेटजी है और ये कन्वर्टर इसका अपना कंट्रोल मैकेनिज्म और कंट्रोल स्ट्रेटजी है और ये दोनों आपस में सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करते हुए सिंक्रोनस मोड में चलते रहते हैं। अगर इसके दरमियान में बैटरी लोड लगेगा तो साइंस कुछ और होगी, बैटरी लोड के बगैर वाली साइंस कुछ और होगी। ये क्लैरिटी हुई आपको? यस सर। तो अब आप एक चीज ऑब्जर्व करो कि ये वो पॉइंट है जिसको हम एमपीपी कहते हैं। ये वो पॉइंट है, अगर मैं इस पॉइंट से पीछे चला जाता हूँ तो ये वो पॉइंट है जिधर शॉर्ट सर्किट करंट आ रहा है और इसी पॉइंट से अगर आगे चला जाता हूँ तो ये वो पॉइंट है जिधर ओपन सर्किट वोल्टेज आ रहा है। जब शॉर्ट सर्किट करंट आता है, फिजिकली तौर पे करंट मैक्सिमम हो जाता है और वोल्टेज जीरो हो जाता है। और वोल्टेज जीरो का मतलब क्या है कि R इज इक्वल टू V ओवर I होता है। V अगर वोल्टेज जीरो हो जाए और करंट मैक्सिमम हो जाए तो R जो है वो जीरो के इक्वल आती है। इसी तरह अगर मेरे पास वोल्टेज मैक्सिमम हो जाए और करंट जीरो हो जाए तो V ओवर I जीरो हो गया और करंट वोल्टेज जो है वो मैक्सिमम है, तो डिनोमिनेटर में जब जीरो आएगा तो R इन्फिनिटी हो जाएगी। तो ये दो वैल्यूज आती हैं कि अगर मेरे पास कैपेसिटर बिल्कुल डिस्चार्ज है, फुल्ली डिस्चार्ज है, तो इसका मतलब क्या है कि मेरा जो कैपेसिटर है वो शॉर्ट सर्किट के तौर पे बिहेव करेगा और जब मेरा कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट के तौर पे बिहेव करेगा तो इसकी रेजिस्टेंस जीरो होगी। और अगर मेरा कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है, तो मेरा जो कैपेसिटर है वो ओपन सर्किट के तौर पे बिहेव करेगा और ओपन सर्किट के केस में करंट जीरो हो जाता है और करंट जीरो का मतलब ये है कि R जो है वो इन्फिनिटी हो जाएगी। ये क्लैरिटी हुई है आपको? यस सर। यस सर। अब हम सर कहते ये हैं जो ग्रिड टाइप इन्वर्टर आपने लास्ट स्लाइड में बताया है सर, तो ये उसको जरा सर दोबारा बताइएगा जरा सर। दोबारा बोलो, आप क्या कह रहे हो? सर ये जो आपने इन्वर्टर बताया, ये ग्रिड टाइप इन्वर्टर की बात कर रहे हैं ना, ये वाली? जी 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 जी। हाँ, इस सर ये जो प्रैक्टिकली यूनिट मिलता है उसमें तो दोनों यूनिट इकट्ठे इंस्टॉल्ड होते हैं ना, कम्पैक्ट यूनिट? हाँ, उसको अगर आप देखो ना तो जहाँ पे अगर आप देखो तो दो किस्म के इन्वर्टर्स आपके पास अवेलेबल होते हैं। एक को कहते हैं सिंगल स्टेज इन्वर्टर और एक को होते हैं टू स्टेज इन्वर्टर। जो सिंगल स्टेज इन्वर्टर होता है ना उसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास डीसी टू डीसी कन्वर्टर और डीसी टू डीसी इन्वर्टर दोनों इकट्ठे ही लगे होते हैं। और जो टू स्टेज इन्वर्टर होता है ना उसके अंदर क्या होता है कि डीसी टू डीसी कन्वर्टर अलग होता है और डीसी टू एसी कन्वर्टर अलग होता है। आप जिन इन्वर्टर्स की बात कर रहे हो वो इन्वर्टर, आप मुझे सिर्फ इतनी बात बताओ कि पीवी का कभी इन्वर्टर आपने देखा हुआ है? पीवी का इन्वर्टर अरसलान? सर नहीं, विंड टरबाइन का मैंने देखा, जो आपको वीडियो मैंने शेयर की थी ना। हाँ सर, आपको मैं पीवी का इन्वर्टर दिखाता हूँ, उधर से आपको थोड़ी क्लैरिटी ज्यादा होगी। जो विंड टरबाइन का इन्वर्टर होता है स्पेसिफिकली वो भी दो किस्म का होता है कि अगर विंड टरबाइन डीसी प्रोड्यूस कर रही है तो फिर वो डीसी टू एसी कन्वर्जन करेगा और फिर जो है आउटपुट आपको दे देगा। लेकिन ये देखो, ये दो किस्म के इन्वर्टर्स हैं पीवी के अंदर। आप देखो, ये इसको कहते हैं सिंगल स्टेज इन्वर्टर। इसमें डीसी टू डीसी कन्वर्जन और डीसी टू एसी कन्वर्जन दोनों एक ही बॉक्स के अंदर हो रही है। और दूसरा है जिसको कहते हैं टू स्टेज कन्वर्जन, उसके अंदर एक हिस्सा डीसी टू डीसी कन्वर्टर का होता है और दूसरा हिस्सा डीसी टू एसी कन्वर्टर का होता है। जो पीवी के स्पेसिफिकली जो इन्वर्टर्स यूज होते हैं वो टू स्टेज इन्वर्टर यूज होते हैं, यानी कि उसके अंदर जो डीसी टू डीसी कन्वर्टर है वो अलग से लगा होता है। यानी कि अगर आप पीवी पैनल को या पीवी इन्वर्टर को देखो तो आपको अलग से नजर आ रहा होता है कि ये इसके अंदर 3 एमपीपीटीज हैं, 4 एमपीपीटीज हैं, 5 एमपीपीटीज हैं। तो ये जो एमपीपीटीज वाली बात है ये बेसिकली डीसी टू डीसी कन्वर्टर लगे हुए हैं। और उसके बाद एक सिंगल इन्वर्टर लगा हुआ है जो उन एमपीपीटी से आउटपुट लेके डीसी बस पे आउटपुट देता है और उस डीसी बस की आउटपुट लेके उसको एसी में कन्वर्ट करके आउटपुट जो है अपने सिस्टम के साथ इंटीग्रेट कर रहा है। जिस तरह
मेरे अपने घर में लगा हुआ है, वो 2 एमपीपीटी को सपोर्ट कर रहा है, 15 किलोवाट का इन्वर्टर है। लेकिन जैसे जैसे आप इन्वर्टर की टाइप मतलब कि कैपेसिटी बढ़ाओगे तो कुछ इन्वर्टर ऐसे भी होते हैं जो 6 एमपीपीटी को 10 एमपीपीटी को सपोर्ट कर रहे होते हैं। थोड़ी सी क्लैरिटी हुई अरसलान? सर जो मुश्तबा साहब ने एक डायरेक्ट इन्वर्टर लगाए हुए हैं तो उनमें जो एमपीपीटी कंट्रोलर नहीं लगा हुआ, वो सादा इन्वर्टर से डायरेक्ट आउटपुट ले रहे हैं, लेकिन उनकी आउटपुट अभी मैक्सिमम मिल रही है उनको। नहीं, मुश्तबा साहब ने क्या घर में लगाया में कि ये जो है सर सोलर से उन्होंने ना डायरेक्ट जो सादा यूपीएस वाले इन्वर्टर है ना, उनसे उन्होंने आउटपुट ली हुई है। और नहीं, उनकी नहीं उसके अंदर भी आप डीसी टू डीसी जो मुश्तबा साहब के घर लगा हुआ है ना, वो तो उन्होंने लगाया है सॉलिस इन्वर्टर। सर ये 2 इन्वर्टर है, एक उन्होंने यूपीएस वाले इन्वर्टर को कन्वर्ट किया है। नहीं, लेकिन यूपीएस वाले इन्वर्टर में डीसी टू डीसी कन्वर्टर अलग है और इन्वर्टर अलग है। में डीसी टू डीसी नहीं है, डायरेक्ट इनपुट देके उन्होंने आउटपुट ली हुई है। नहीं, लेकिन बेसिकली मुझे इतनी बात बताओ कि जो सोलर पैनल को डायरेक्टली सिस्टम के साथ इंटीग्रेट कर दे। हाँ, यानी सोलर पैनल को डायरेक्ट इन्वर्टर में लिया और आगे से आउटपुट ले लिया। लेकिन वो तो फिर कांस्टेंट ही नहीं रहेगी, एमपीपीटी नहीं आएगा। सर उनकी नेट मीटरिंग नहीं है, उनकी इस टाइम नेट मीटरिंग नहीं है, इसलिए आइडिया नहीं है कि क्या आउटपुट आ रही है। नहीं, आपने मेरे ख्याल से नहीं देखा हुआ है। मुश्तबा साहब का जो सिस्टम लगा हुआ है ना, वो ये वाला इन्वर्टर लगा हुआ है। अगर एक सादा इन्वर्टर है जो उन्होंने लास्ट व्यू करवाया था, ये वाला शायद बाद में उन्होंने लगवाया हो। अच्छा, हाँ जी सर। नहीं, जो सादा इन्वर्टर है वो तो लगाया होगा उन्होंने बैटरीज के साथ। बैटरीज फिर कांस्टेंट वोल्टेज देती होगी। नहीं सर, 2 ब्रेकर उन्होंने लगवाए थे, मैंने बंदा भेजा था, तो मैं आपको पिक्चर उसकी शेयर करता हूँ क्लास के बाद सर। अच्छा, चलो आपने मुश्तबा साहब, जो मुझे पता है ना, मुश्तबा साहब ने 10 किलोवाट का सिस्टम लगाया है सोलिस का, और ये इन्वर्टर लगाया है। अगर मैं इस इन्वर्टर की आपको स्पेसिफिकली आपको डेटा शीट दिखाऊं ना, इसके अंदर लिखा होगा, यहाँ पे अगर मैं वैसे ही सर्च कर लेता हूँ इतनी देर में, नहीं इसके अंदर उसने डायरेक्टली तो नहीं, ये देखो, ये आपको नजर अगर आ रहा है, सर ये देखो, ये एमपीपीटी वोल्टेज रेंज 100 to 500, सही है ना। एमपीपीटी नंबर और मैक्सिमम इनपुट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स जो है 3x3, यानी कि 3 स्ट्रिंग्स अलग अलग कनेक्ट होंगी, सही है ना। मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज, तो ये इसके अंदर मल्टीपल एमपीपीटीज लगे हुए, सही है ना। ये यहाँ पे आप देखो ना, ये मॉड्यूल की स्पेसिफिकेशन ये आपको यहाँ पे नजर आ रही है, ये देखो, ये वोल्टेज रेंज भी उसने दी हुई। एनीवेज, ये 2 स्टेज इन्वर्टर्स होते हैं, ये 2 स्टेज इस तरह के इन्वर्टर्स होते हैं। जो आप कह रहे हो मुस्तफा साहब ने जो सोलर का इन्वर्टर लगाया हुआ है, वो इन्वर्टर उन्होंने जो मुझे पता है, या क्योंकि मेरे साथ भी वो डिस्कशन करते रहे हैं जब वो सिस्टम को लगाते रहे हैं, तो जहाँ तक मुझे याद है वो यही है कि यूपीएस वाला जो सिस्टम है वो लगाया हुआ था, लेकिन यूपीएस वाला सिस्टम सोलर पैनल के साथ डायरेक्ट नहीं लगाया, सही है ना। अगर सोलर पैनल के साथ डायरेक्ट लगाते हैं, नॉर्मली दरमियान में चार्ज कंट्रोलर या इस तरह की कोई डिवाइस लगती है। अदरवाइज सोलर पैनल, उसे डायरेक्ट सोलर पैनल से लगाने में नुकसान ये होता है कि कांस्टेंट नहीं रहती आउटपुट, अगर एमपीपीटी बीच में ना हो। ठीक है सर। ठीक है, तो मैंने जो इन्वर्टर की बात यहाँ पे कह रहा था वो ये था कि भाई डीसी टू डीसी कन्वर्टर ने जो आउटपुट आपको दी, इन्वर्टर का काम यह है कि उसने ग्रिड के साथ सिंक्रोनाइज करना है, और जो ग्रिड के साथ ये सिंक्रोनाइज करता है उसके अंदर जो एल्गोरिदम या कंट्रोल मैकेनिज्म यूज होता है उसको कहते हैं फेज लॉक लूप, पीएलएल। और पीएलएल आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा भी होगा कि जो फ्रीक्वेंसी, फेज और एम्पलीट्यूड तीनों को सिंक्रोनाइज करता है। याद है पीएलएल पढ़ा? याद है किसी को? यस सर, प्रोग्रामेबल लॉजिक। नहीं, पीएलएल प्रोग्रामेबल नहीं, इसे कहते हैं फेज लॉक लूप। ये कम्युनिकेशन में, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन या एनालॉग कम्युनिकेशन, जिसने बीपी लाठी की बुक पढ़ी हो तो उसमें है। एनालॉग कम्युनिकेशन में था सर ये। क्या चीज? एनालॉग कम्युनिकेशन की जो बुक थी उसमें था ये पीएलएल सिस्टम, जो फेज लॉक लूप सिस्टम, एनालॉग कम्युनिकेशन की बुक थी। तो ये पीएलएल बेसिकली क्या है, इसे कहते हैं फेज लॉक लूप। ये क्या करता है, ग्रिड का जो वोल्टेज और ग्रिड की जो फ्रीक्वेंसी आ रही है, ग्रिड का जो फेज आ रहा है,
उसके अकॉर्डिंगली जो पीवी पैनल का जो आउटपुट आ रहा है उसको सिंक करता है, यानी कि वो प्राइमरी सोर्स ग्रिड लेता है और पीवी पैनल की आउटपुट को ग्रिड की आउटपुट के साथ सिंक करके आउटपुट आपको सिस्टम में देता है। तो ये आपके पास, इसको हम PLL कहते हैं। ठीक है, आप अगर इधर देखो तो यहाँ पे हमने कहा कि भाई ये वो मैक्सिमम पॉइंट आ रही है, ये वो पॉइंट है जिधर मैक्सिमम पावर आ रही है, इसको RMPP कहते हैं। RMPP से पीछे चले जाओ तो एक पॉइंट जिधर आपके पास जो मेरा कैपेसिटर है वो फुली अगर डिस्चार्ज हो जाए, तो कैपेसिटर जब फुली डिस्चार्ज होता है तो अगर मैं उसे सप्लाई दूं तो ये इनिशियली शॉर्ट सर्किट के तौर पे एक्ट करता है। जब ये शॉर्ट सर्किट के तौर पे एक्ट करता है तो यहाँ पे करंट जो है वो मैक्सिमम होता है जबकि वोल्टेज जीरो हो जाता है। जब वोल्टेज जीरो होता है V/I, तो वोल्टेज जीरो है तो आउटपुट पे जो रेजिस्टेंस आएगी वो जीरो आ जाती है। और अगर ये कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाए तो ये जो फुली चार्ज होता है ये R = इन्फिनिटी बन जाता है, और R = इन्फिनिटी का मतलब ये है कि करंट इसमें जीरो हो गया और वोल्टेज मैक्सिमम हो गया। तो ये दो वैल्यूज हैं, इसके दरमियान वाली वैल्यूज में चला जाए तो दो वैल्यूज और आती हैं। एक वैल्यू आती है MPP, RMPP और R = इन्फिनिटी के दरमियान में, यानी कि रेंज आती है RMPP जो है R जो है ग्रेटर देन MPP हो जबकि लेस देन इन्फिनिटी हो, तो ये वाली रेंज आती है, यानी कि MPP से लेके इन्फिनिटी तक ये वाली रेंज आती है। अगर R जो है MPP से लेस हो और जीरो से बड़ा हो तो जो रेंज आती है वो इसके दरमियान वाली रेंज आती है। तो हम एडजस्टमेंट कर रहे होते हैं कि हमने सिस्टम को RMPP पे पहुंचाना है। अगर ग्राफिकली ड्रॉ किया जाए तो ये जो ग्राफ ब्लू लाइन जो इंडिकेट कर रही है ये बेसिकली इसका करंट का ग्राफ है, जबकि ये जो ग्रीन लाइन इंडिकेट कर रही है ये इसके वोल्टेज का ग्राफ है। तो ये जो करंट और वोल्टेज है अगर आप देखो तो एक पॉइंट ऐसा आता है जिधर मैक्सिमम पावर आउटपुट पे आती है, यानी कि करंट क्या होता है, इनिशियली करंट जो है वो शॉर्ट सर्किट के तौर पे यानी कि मैक्सिमम करंट एक्ट करता है और आहिस्ता आहिस्ता करंट कम होना शुरू हो जाता है और एक पॉइंट आता है जीरो हो जाता है। जबकि वोल्टेज जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज करता रहता है और एक पॉइंट आता है वोल्टेज ओपन सर्किट के तौर पे चला जाता है, मैक्सिमम वोल्टेज आ जाता है, यानी कि वोल्टेज इंक्रीज कर रहा है और करंट क्या है कि इनिशियली तकरीबन कांस्टेंट रहता है और एक पॉइंट के बाद डिक्रीज करना शुरू हो जाता है। तो इन दोनों पॉइंट्स में जब इन दोनों का आपस का कॉम्बिनेशन लेते हैं तो एक पॉइंट आता है जिसको हम MPP कहते हैं, ये मैक्सिमम वोल्टेज या मैक्सिमम पावर पॉइंट ये हमें अचीव कर होता है। अगर मैं कैपेसिटर की वैल्यू यानी कि जो C की वैल्यू है उसको कैलकुलेट करूं या क्योंकि कैपेसिटी जो हमारे पास आउटपुट वोल्टेज की आनी है तो वो फिर क्या होगी कि भाई जो शॉर्ट सर्किट करंट है ये बेसिकली मल्टीप्लाई होता है नंबर ऑफ पैनल्स इन पैरेलल। इसी तरह ओपन सर्किट वोल्टेज जो है ये मल्टीप्लाई होता है नंबर ऑफ पैनल्स इन सीरीज, क्योंकि सीरीज में वोल्टेज इंक्रीज कर रहा होता है और पैरेलल में करंट इंक्रीज कर रहा होता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और चार्जिंग रेट को हम 55% के करीब लें तो हम कहते हैं 55% का मतलब फुल चार्ज है। तो ये सिमिलर C जो होगा वो बेसिकली I/V इंटू 0.55 इंटू टाइम, यानी कि कितने टाइम पे ये चार्ज हो जाए, सही है ना। और उसके अकॉर्डिंगली अगर मैं स्कैन की टाइम की बात करूं कि भाई कितने टाइम पे एक स्टेप यानी कि स्कैन किया जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा कि बजाय करंट टोटल करंट के हम शॉर्ट सर्किट करंट को डिनोमिनेटर में स्टेप से डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय चेंज इन टाइम करेंगे तो वो स्कैन टाइम आ जाएगा, सही है ना। और स्कैन टाइम ओवरऑल की बात करें तो जो हमारे पास टाइम आ रहा है उस टाइम को ओपन सर्किट वोल्टेज यानी कि मैक्सिमम वोल्टेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल टाइम आ जाएगा। और वर्स्ट केस सिनेरियो क्या होगा कि ये जो कैपेसिटेंस की वैल्यू आ रही है ये वैल्यू को हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये एक वैल्यू आती है, ये वर्स्ट केस सिनेरियो में हमारे पास अवेलेबिलिटी। तो आप अगर देखो तो हमारे पास जो मैकेनिज्म बनता है वो ये मैकेनिज्म बनता है कि जो पीवी पैनल है उसके आगे DC टू DC कन्वर्टर लगा हुआ है। नॉर्मली ये DC टू DC कन्वर्टर बूस्ट कन्वर्टर होता है और उसके आगे लोड लगा हुआ है और DC टू DC कन्वर्टर को कंट्रोल करने के लिए ये सेंटर में ड्यूटी साइकिल लगी हुई है जो बेसिकली कंट्रोल हो रही है। इस ड्यूटी साइकिल को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, एक करंट सेंसर लगाते हैं और एक वोल्टेज सेंसर लगाते हैं। जो करंट सेंसर और वोल्टेज सेंसर की वैल्यू है वो MPPT एल्गोरिथम पे चली जाती है और ये सॉफ्ट कंप्यूटिंग की बेस पे कोई एल्गोरिथम चलता है, चाहे वो फ्रैक्शनल ओपन सर्किट है, फ्रैक्शनल शॉर्ट सर्किट है, P&O है, P इंक्रीमेंटल कंडक्टेंस है, ये एल्गोरिथम चलता है।
और ये जो एल्गोरिदम चलता है ये अपनी आउटपुट देता है। आउटपुट नॉर्मली एमपीपीटी की आउटपुट वोल्टेज होती है, ये वो वोल्टेज होती है जिस पॉइंट को हम एज्यूम करते हैं ये मैक्सिमम पावर पॉइंट है। हम क्या कहते हैं कि जो पीवी पैनल आउटपुट दे रहा है वो वीपीवी है, जबकि जो आउटपुट मेरे एल्गोरिदम ने डिसाइड की कि यार ये बेस्ट आउटपुट है जिधर मैक्सिमम पावर आएगी उसको वीएमपीपी कहते हैं। हम इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस निकालते हैं और वो जो डिफरेंस निकलता है उसे हम एरर कहते हैं, और वो जो एरर है उसकी बेस पे हम कन्वर्टर की स्कीम को डिफाइन करते हैं, कंट्रोल स्कीम या पीडब्ल्यूएम सिग्नल को डिफाइन करते हैं, और फिर हम एक डी जनरेट करते हैं। वो डी इस ड्यूटी साइकिल यानी कि इस स्विच की तरफ चला जाता है और इस स्विच की बेस पे ये कनेक्ट आउटपुट आपको देना शुरू कर देता है। थोड़ी क्लैरिटी हुई आपको? यस सर। तो हम इस एंड को कहते हैं सॉफ्ट कंप्यूटिंग और इस एंड को कहते हैं हार्ड कंप्यूटिंग। ये जो सॉफ्ट कंप्यूटिंग है ये टोटल एल्गोरिदम बेस्ड माइक्रो कंट्रोलर पे कंट्रोल कर रहा है, सॉफ्ट कंप्यूटिंग एल्गोरिदम बेस्ड। जबकि हार्ड कंप्यूटिंग क्या है कि ये पीडब्ल्यूएम सिग्नल जो है वो जनरेट कर रहा है और वो डिपेंडेंट है इन दोनों रेफरेंस पे। और ये जो एरर है ये कंट्रोल किधर से हो रहा है, इधर प्रोपोर्शनल इंटीग्रल कंट्रोलर्स लगते हैं, पीआईडीज वगैरह लगते हैं जो आपके एरर को कंट्रोल करें। अब हम ड्यूटी साइकिल की बेस पे पीवी पैनल की आउटपुट को देखें तो हम कहते हैं ड्यूटी साइकिल या तो 0 होगी या ड्यूटी साइकिल 1 होगी या इन बिटवीन 1 एंड 0 होगी। अगर ड्यूटी साइकिल 1 होती है, अगर ड्यूटी साइकिल मेरी 1 होती है तो फिजिकली तौर पे मेरा, अगर मैं ड्यूटी साइकिल 1 होती है तो इसका मतलब ये जो स्विच है ये कंटिन्यूअस कनेक्टेड रहेगा। अगर ये स्विच कंटिन्यूअस कनेक्टेड रहेगा इसका मतलब क्या है, पीवी पैनल फिजिकली तौर पे शॉर्ट सर्किट होगी। अगर मेरी ड्यूटी साइकिल 0 हो जाती है तो इसका मतलब ये स्विच कंटिन्यूअसली ओपन होगा, और ये स्विच अगर कंटिन्यूअसली ओपन हो तो इसका मतलब है पीवी पैनल कंप्लीटली सिस्टम के साथ अटैच हो गया, यानी कि ये ओपन सर्किट वोल्टेज यानी कि मैक्सिमम वोल्टेज सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करेगा। तो आपके पास एक सिचुएशन ये आती है कि ड्यूटी साइकिल मेरे पास, ये यहाँ पे अगर आप देखो कि भाई एक सिचुएशन आती है कि ड्यूटी साइकिल मेरे पास 0 हो जाए, और जब ड्यूटी साइकिल 0 हो जाती है तो पीवी पैनल जो है वो ओपन सर्किट के तौर पे ऑपरेट करना शुरू हो जाते हैं। और दूसरी सिचुएशन क्या आती है कि मेरे पास ड्यूटी साइकिल 1 हो जाए, और ड्यूटी साइकिल 1 होने का मतलब ये है कि मेरा जो पीवी पैनल है वो शॉर्ट सर्किट के तौर पे बिहेव करने लग पड़ता है। उसके बाद हम देखते हैं कि भाई कितना पीवी इंक्रीज करें तो एमपीपीटी आता है। तो फिजिकली तौर पे लेट्स सपोज मेरे पास 36.4 वोल्ट पे मैक्सिमम पावर पॉइंट हमें चाहिए, तो आप ये चीज ऑब्जर्व करो कि 36.4 वोल्ट पे जब ड्यूटी साइकिल को हम देखते हैं तो वो 30% ड्यूटी साइकिल है, और उससे पीछे चले जाते हैं तो ये 22% और ये 0% ड्यूटी साइकिल है, और इससे आगे चले जाते हैं तो ये फिर देखो 45% है। तो हम एज्यूम करते हैं कि जो स्पेसिफिक आउटपुट हमें चाहिए उसके अकॉर्डिंगली फिर एमपीपी को हम डिसाइड करते हैं। सही है। तो ये नॉर्मली जो है ये नॉर्मली डिपेंडेंट होता है कि हमें अगर सिस्टम की पता चल जाए, यानी कि हमें आइडेंटिफाई हो जाए कि ये 70% या 30% या 40% है, तो उसके करीब करीब मैं सिस्टम को इंटीग्रेट करता हूँ, और सिस्टम को इंटीग्रेट करने के बाद फिर हम क्या करते हैं, हम ड्यूटी साइकिल का स्टेप साइज डिफाइन करते हुए सिस्टम को स्टेप वाइज आगे या पीछे मूव करते हैं ताकि एग्जैक्ट पॉइंट हमें मिल जाए। तो नॉर्मली क्या होता है, ड्यूटी साइकिल के चेंज होने से ये चेंज इन ड्यूटी साइकिल यानी कि वोल्टेज आपका आउटपुट पे चेंज होता है, और ग्रेजुअली फिर ये ऑसिलेट करना शुरू हो जाता है डिपेंडिंग ऑन कि आपके पास सैम्पलिंग रेट कितना है, स्टेप साइज कितना है, और फिर उसके अकॉर्डिंगली ऑसिलेशन चेंज होते रहते हैं। तो बेसिक टोपोलॉजी क्या आती है कि सिंपल आईवी आपके पास डेटा है, आगे एमपीपीटी कंट्रोलर लगाया, एमपीपीटी कंट्रोलर ने एक वोल्टेज दिया रेफरेंस के तौर पे कि भाई ये एमपीपी पॉइंट है जिसको आपने ट्रैक करना है, और दूसरी साइड से उसने पीवी पैनल की आउटपुट ली, उन दोनों को आपस में डिवाइड किया तो उनकी जो रेशो निकली उस रेशो को 1 से माइनस कर दिया तो ड्यूटी साइकिल निकल गई। तो जो नॉर्मल मैकेनिज्म होता है वो ये होता है। दूसरा मैकेनिज्म क्या है कि आपने सिंपल आईवी लिया और आईवी लेके एक रेफरेंस वोल्टेज जनरेट किया, उस वोल्टेज को आउटपुट वोल्टेज से के रेफरेंस पे निकाला और इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दिया। डिवाइड किया तो ये एक वैल्यू निकली, ये वैल्यू नॉर्मली 1 से छोटी होती है, और इसको हम जब 1 से माइनस करते हैं तो ये ड्यूटी साइकिल हमारे पास बेस में निकलती है। दूसरे एंड पे हमने क्या किया कि जो पीवी पैनल आपके पास आउटपुट दे रहा है और रेफरेंस वैल्यू है, इन दोनों को माइनस करके एक एरर जनरेट किया, और प्रोपोर्शनल कंट्रोलर के थ्रू एक डेल्टा डी जनरेट की बेस्ड ऑन दिस एरर। वो जो डेल्टा डी है इस डी के साथ प्लस या माइनस हुई अकॉर्डिंगली, फिर हमने एक डी सिग्नल जनरेट किया जो पीडब्ल्यूएम के अकॉर्डिंगली आपके सिस्टम में इंटीग्रेट हो गया। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है, हम आई और वी लें
और उस IV से हम MPPT एल्गोरिथम चलाएं, उसे V रेफरेंस ले लें और वो जो V रेफरेंस निकले उससे हम एरर प्रोड्यूस करें और उधर से हम इस एरर के अकॉर्डिंगली प्रोपोर्शनल इंटीग्रल लगाएं और प्रोपोर्शनल इंटीग्रल से हम डेल्टा D को एडजस्ट करें और डेल्टा D प्रीवियस डेल्टा D के साथ कंपेयर हो तो फाइनली D आ जाए। तो ये तीनों मेथडोलॉजी यूज होते रहते हैं। क्लैरिटी हुई? मल्टीप्लाई डिवाइड वाला ये दोबारा बता दीजिएगा। ये देखो ना, ये आपके पास आउटपुट वोल्टेज है, जो आपके पास आउटपुट वोल्टेज है, और ये वो है जो रेफरेंस है। अगर मैं इन दोनों की रेशो निकालूं तो ये रेशो बेसिकली एक पॉइंट आएगा, जो पॉइंट हमें यानी कि डिफरेंस आएगा कि भाई कितने % वोल्टेज इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, और वो जो वोल्टेज आएगा उसको हम 1 से प्लस करेंगे या माइनस करेंगे अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, और फिर ड्यूटी साइकिल को एडजस्ट करेंगे। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मॉड्यूलेशन। ये वो मॉड्यूलेशन वो वाली मॉड्यूलेशन नहीं है, ये स्पेसिफिकली पहले डी लिखा जाता है और आगे मॉड्यूलेशन यानी कि ड्यूटी साइकिल की मॉड्यूलेशन हो रही। क्लैरिटी हुई? हाँ जी सर, इनमें से बेटर कौन सा है, बी वाला या सी वाला? जो हम स्पेसिफिकली यूज करते हैं वो यूज करते हैं ये वाला सिस्टम, जो तीसरा वाला सी वाला सिस्टम, क्योंकि कंपैरेटिवली ये उस तरह एक्यूरेट नहीं है, ये रिस्पॉन्स नहीं देता। ये एक्यूरेट जरूर है लेकिन ये कॉम्प्लेक्स है। हम जो ज्यादातर मैकेनिज्म यूज करते हैं वो डायरेक्टली हम रेफरेंस वोल्टेज को VPV जो आउटपुट वोल्टेज है इन दोनों से माइनस करके एक एरर निकालते हैं और वो एरर पे आगे प्रोपोर्शनल कंट्रोलर लगाते हैं, उसे डेल्टा D निकालते हैं ताकि इस एरर की वजह से कोई फ्लक्चुएशन ना आए और जो D निकले वो एक कांस्टेंट वैल्यू निकले। और वो जो D जो निकला यानी कि जो जिसको हम स्टेप साइज भी कह सकते हैं या चेंज इन D कहते हैं, वो प्रीवियस D के अंदर ऐड करके रिजल्टेंट D निकाल लेते हैं। ये सबसे सिंपल वे है, सही है ना। और ये कॉमनली यूज होता है, यानी कि सी वाला जो है वो कॉमनली यूज होता है। तो आप देख लो, ये मैथमेटिकली तौर पे आप देखो तो D इज इक्वल टू 1 माइनस V रेफरेंस ओवर V नॉट, V रेफरेंस ओवर V नॉट। ये यहाँ पे ये जो रेशो आ रही है ये वो रेशो है, ये रेशो को 1 माइनस किया तो ये हमारे पास D है। जबकि यहाँ पे आपका अगर आप देखो तो ये यहाँ पे ये जो D आ रहा है, D बेसिकली क्या है, D स्टेरिक माइनस डेल्टा D, ये बेसिकली आ रहा है। और D स्टेरिक क्या है, D स्टेरिक इज इक्वल टू 1 माइनस V रेफरेंस ओवर V नॉट। ये हमारे पास D स्टेरिक आ रहा है, जो आपको नजर भी आ रहा है कि ये यहाँ पे 1 है माइनस इन दोनों की रेशियो है तो D स्टेरिक आ रहा है। और स्टेप साइज जो है, चेंज इन स्टेप यानी कि डेल्टा D जो है वो KP टाइम यानी कि जो प्रोपोर्शनल इंटीग्रल है वो मल्टीप्लाई बाय एरर आ गया, और उसके बाद KP इंटू V रेफरेंस माइनस VPV, ये हमारे पास आउटपुट वोल्टेज आपको आएगा। अच्छा, दूसरी सूरत क्या है, आखिरी सूरत क्या है, वो ये वाली है कि सिंपल हमने निकाला D प्रीवियस माइनस चेंज इन स्टेप साइज, ये हमने D ड्यूटी साइकिल निकाली, और चेंज इन स्टेप साइज जो है या स्टेप साइज जो है वो है KP इंटू एरर, यानी कि प्रोपोर्शनल इंटीग्रल को एरर से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टेप साइज यानी कि डेल्टा D आ जाएगा, सही है ना। और KP क्या है, KP मल्टीप्लाई बाय एरर क्या है, एरर V रेफरेंस माइनस VPV, ये बेसिकली एरर, सही है ना। वो एरर को हमने बेसिकली पहले कैलकुलेट कर ली। ये क्लैरिटी हुई आपको? अब यहाँ पे आप दोबारा देख लो कि वर्किंग प्रिंसिपल में या इसकी कंट्रोल स्ट्रेटजी में आप देखो कि सिंपल आपके पास MPP है, इससे पीछे चले जाते हैं तो ये तकरीबन 4% 5% पीछे जाते हैं तो ये B पॉइंट आ रहा है, और ये जो B पॉइंट है ये बेसिकली VPV के अंदर वोल्टेज के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से अगर आप देखें तो ये बेसिकली 30 आ रहा है, और उसके रिस्पेक्ट से ड्यूटी साइकिल को देखें तो वो 45% है। इसी तरह ये MPP पॉइंट है, ये बेसिकली 36 है, और उसके रिस्पेक्ट से जब MPPT पॉइंट को देखें तो 30% है, सही है ना। यानी कि ड्यूटी साइकिल को देखें तो ये 30% है। फिर इसी तरह अगला पॉइंट A पॉइंट को देखें तो ये हमारे पास VPV आ गया जो हमारे पास 40 वोल्ट है, जबकि हम जो ड्यूटी साइकिल के रिस्पेक्ट से देखें तो ये 22% आ जाता है। फाइनली हमारे पास आ जाता है 44.2%, और 44.2% जो है वो D इज इक्वल टू 0 पे आ रहा है, यानी कि जब आपका सिस्टम ओपन सर्किट के तौर पे बिहेव करने लग पड़ेगा तो ये आपके रिजल्ट्स आएंगे।
सही है। तो उसके अकॉर्डिंगली ये आपके पास KP की वैल्यू है, और उसके अकॉर्डिंगली अगर आप देखो तो D ड्यूटी साइकिल की वैल्यू है, और ड्यूटी साइकिल के अकॉर्डिंगली आपका रिजल्ट सही है। सही है। तो ये हमारे पास, इसको हम कहते हैं डी मॉड्यूलेशन, और डी मॉड्यूलेशन में हम बेसिकली ड्यूटी साइकिल को चेंज करके सेंसर की वैल्यू पे जो है ड्यूटी साइकिल को चेंज करते हैं, और ड्यूटी साइकिल की चेंज करके हम रिजल्ट्स को ले लेते हैं। अलबत्ता जब ज़रूरत पड़ती है तो वो ड्यूटी साइकिल को एडजस्ट करके आगे PI या PD कंट्रोलर के साथ उसकी ऑसिलेशन या उसकी जो डिस्टर्बेंस है उसको रिमूव करता है। ठीक है। तो ये उसका वर्किंग प्रिंसिपल आपके पास आ जाता है। सही है। यहाँ से अगर आप देखो तो ये आपके पास आ गई D प्रीवियस आ गई माइनस स्टेप साइज आ गया, और ये वो ड्यूटी साइकिल है जो आपके पास कैलकुलेट हो रही है, और डेल्टा D जो है वो KP टाइम यानी कि प्रोपोर्शनल मल्टीप्लाई बाय V रेफरेंस माइनस VPV, यानी कि इन दोनों की रेशियो जो है वो डेल्टा D हमारे पास आ रहा है। सही है ना। तो डेल्टा D को अगर आप देखो तो वो उधर 0.22 इंटू KP इंटू एरर आ गया आपके पास। सही है ना। तो ये आप देखो तो ये हमने बैटरी के लिए कैलकुलेशन की थी। जब हमारे पास बैटरी आ जाती है तो बैटरी इज इक्वल टू 1/1 माइनस D इंटू VPV, और ये बेसिकली STC यानी कि स्टैंडर्ड टेस्टिंग कंडीशन में था। और इसको अगर हम VB को देखें तो VB जो हमारे पास आ गई 1 माइनस D STC यानी कि ड्यूटी साइकिल एट स्टैंडर्ड टेस्टिंग कंडीशन इनटू VMPP, और फिर स्टैंडर्ड टेस्टिंग कंडीशन आ गई। तो ये आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आउटपुट पे बैटरी वोल्टेज आपके पास आ जाएगा। सही है ना। और यहाँ से अगर आप देखो तो ये आपके पास जो रीअरेंजिंग द अबव इक्वेशन, तो आप जब इक्वेशन को रीअरेंज करोगे तो D जो आपके पास निकल रहा है वो आपके पास निकल रहा है 1 माइनस VMPP STC डिवाइडेड बाय बैटरी आपके पास आ गई, V बैटरी आपके पास आ गई। सही है ना। और D को आप निकालो तो D क्या निकलता है 1 माइनस KP इंटू V रेफरेंस, या D क्या निकलता है 1 माइनस KP STC इंटू VMPP STC, ये स्टैंडर्ड टेस्टिंग कंडीशन में। तो ये आपको D निकल जाता है, ड्यूटी साइकिल निकल। सही है ना। तो अगर आप इसी इक्वेशन को यानी कि ये जो ऊपर इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है उसकी बेस पे देखें तो KP STC इज इक्वल टू हाफ VB। उसके अकॉर्डिंगली आप देखो तो जो सिस्टम ट्यून होता है, अगर बैटरी लोड है तो बैटरी लोड के अकॉर्डिंगली उसने कांस्टेंट वोल्टेज पे रहना है, तो जो इम्पीडेंस है वो ग्रेजुअली इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है। तो आपने ये चीज़ देखनी है कि अगर तो बैटरी का जो पॉइंट है वो इस MPPT पॉइंट से अंदर आ रहा है तो वो रीडेबल भी है, अचीवेबल भी है, आप उसको चेंज भी कर सकते हो। जबकि बैटरी का पॉइंट अगर इससे बाहर आ रहा है यानी कि ये जो ब्लैक लाइन है ये बैटरी है और उसके बाद ये आउटपुट आ रही है, तो फिर ये अचीवेबल नहीं है, ये मैक्सिमम वोल्टेज है जो प्रोड्यूस कर सकता है हमारे पास। सही है। तो ये आपके पास फार्मूलाज हैं जो पहले भी आपको बता दिया था कि D इज इक्वल टू D प्रीवियस माइनस KP इंटू एरर आ गया, D प्रीवियस माइनस KP बेसिकली क्या है V रेफरेंस माइनस VPV, और उसके बाद हमने D इज इक्वल टू DT0 यानी कि 0 टाइम इंटरवल माइनस KP V रेफरेंस माइनस VPV, ये आपके पास आ गया। सही है ना। ये दोनों के डिफरेंसेस। और आखिरी क्या है कि अगर मैं इसकी अबव इक्वेशन की बेस बना लूँ तो ये हम कह सकते हैं कि भाई ये ड्यूटी साइकिल है, ड्यूटी साइकिल माइनस KP इंटू V रेफरेंस, ये हमारे पास बेसिकली ड्यूटी साइकिल बनता है। सही है ना। और ड्यूटी साइकिल एट स्टैंडर्ड टेस्टिंग कंडीशन अगर हम कैलकुलेट करें तो वो क्या है 1 माइनस अंडर रूट VMPP ओवर IMPP इंटू 1 ओवर RL। तो ये आपको जो कैलकुलेशन करेंगे तो ये ड्यूटी साइकिल आपको निकल जाएगी। और अगर ड्यूटी साइकिल की वैल्यू को KP के बेस पे कैलकुलेट करें तो ये ड्यूटी साइकिल की वैल्यू आ गई डिवाइडेड बाय VMPP आ गया, तो ये हमारे पास KP STC की वैल्यू आ जाती है। अब यहाँ पे आप देखो तो अगर रेजिस्टिव लोड है और ये मेरे पास इम्पीडेंस की वैल्यूज आ रही है, अगर इस इम्पीडेंस की वैल्यू यानी कि ये फॉर एग्जांपल 36 आ रही है, अगर MPP 36 से नीचे है तो वहाँ पे ट्रैक हो जाएगा। अगर MPP 36 से ऊपर है यानी कि फॉर एग्जांपल ये 41 आ रहा है और MPP 41 के बाद आ रहा है तो यहाँ पे बिल्कुल लॉसेस आना शुरू हो गए। लॉसेस का मतलब यह है कि मैचिंग नहीं हो रही। ठीक है।
और फिर इसी तरह आप अगर देखो तो जब सिचुएशन बदलती है, यानी कि आप सिचुएशन देखो ना, पहले 9.4 ओम थी, अब 23.5 ओम है, और उसके अकॉर्डिंगली जब आप उसे ग्राफिकली ड्रॉ करते हो तो आपको नजर आता है कि सिवाय एक पॉइंट के बाकी सारे पॉइंट्स अचीवेबल है एमपीपी पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें भी देखो और इसमें भी देखो, इसमें सिर्फ 2 पॉइंट्स के अलावा बाकी सारे पॉइंट अचीवेबल है, और ऊपर वाले भी देखो तो 1 पॉइंट के अलावा बाकी सारे पॉइंट्स अचीवेबल। ठीक है, अब ये आ गई कि अगर हमने केपी की ट्यूनिंग करनी है तो केपी की ट्यूनिंग बेसिकली क्या है, केपी इज इक्वल टू केपी यानी कि प्रोपोर्शनल इंटीग्रल का कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय एक्सी, और डी को कैलकुलेट करना है तो डी बेसिकली क्या है, वोल्टेज ओवर करंट इनटू आई ओवर 1 ओवर आर एल अंडर रूट माइनस 1 माइनस ये वैल्यू को करेंगे तो वो ड्यूटी साइकिल आपके पास आ जाएगी। सही है ना, और उसके अकॉर्डिंगली अगर मैं केपी के अकॉर्डिंगली इसे कैलकुलेट करना चाहूँ तो ये बेसिक वैल्यू आ जाएगी। सही है, उसके अकॉर्डिंगली अगर आप एक और चीज़ ऑब्जर्व करो कि भाई ये यहाँ पे आप देखो तो ये आपके पास स्लोप आ रही है, यानी कि अगर आप देखो तो ये वो पॉइंट आ रहा है, इसके अकॉर्डिंगली आप देखो तो ये आपकी स्लोप आ रही है कि भाई अगर इस पॉइंट से इस साइड पे देखें तो नेगेटिव स्लोप आएगी, इस पॉइंट से इस साइड पे देखें तो पॉजिटिव स्लोप आएगी, और उसके अकॉर्डिंगली हम कैलकुलेशन करके वो मेजर कर सकते हैं कि भाई किस साइड पे आपने मूव करना है, और उसके अकॉर्डिंगली हम रेजिस्टेंस को या इन्वर्टर डीसी टू डीसी कन्वर्टर की आउटपुट को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे ये क्लैरिटी होगी।